जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को साइंस के 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यही आपका सारा प्रश्न आने वाला है। मैं एग्जाम के टाइम में जो भी प्रश्न बताता हूं उसको हूबहू आना ही पड़ता है एग्जाम में, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इन 10 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। बोर्ड में आप अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे मार्क्स आपका आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सरल सरल वर्ड हम आपको दिए ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो और यही क्वेश्चन आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट करके पूछता है और वही क्वेश्चन मैं आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही मैं आपको डेली वीडियो दूंगा और हर सब्जेक्ट का दूंगा, ये नहीं कि केवल साइंस का दे दिया, नहीं, आपको हर सब्जेक्ट का दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स क्या है। एक बात आप हमेशा याद रखिए, ये आपके क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया होगा चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो आपको 2 पेन का यूज़ करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जब आप उत्तर लिखने जाइएगा तो आप सबसे पहले ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा क्वेश्चन को चुंबकीय फ्लक्स लेकर, उसके बाद से डैश दे दीजिएगा ब्लैक पेन से और उसके बाद से आप आंसर पूरा लिखिएगा अपने ब्लू पेन से। इससे जो कॉपी जांच करेगा टीचर, उसको लगेगा कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया ताकि अच्छा लगे और उसको भी अच्छा लगेगा कॉपी चेक करने में, बहुत मज़ा भी उसको भी आएगा और आपको अच्छा नंबर भी देगा। ठीक है, 2 नंबर की जगह 4 नंबर भी दे देगा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ज़्यादा फोकस करना। तो पहला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स लेकर हम लोग डैश देंगे। उसके बाद हम लोग उत्तर में लिखेंगे समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के समतल सतह अभिलंब घटक तथा सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय इसका एसआई मात्रक यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे फाई यानी कि फाई को ऐसे लिखते हैं, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रखो आपके एग्जाम में देखो यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, ये आपके 1 नंबर में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, और साथ में एक और पूछ देगा कि चुंबकीय फ्लक्स को किससे सूचित किया जाता है, तो फाई के द्वारा, फाई का चिन्ह ये होता है। ठीक है, फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। और 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा इसका डेफिनेशन, तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, इसको अच्छे से कॉपी पर लिखिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और एक बार मेरी बातों को सुन लेंगे और दूसरी बार आप अपने मन से रिवीजन कर लेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का अक्सर आता रहता है। ठीक है, देखिए मेरा वीडियो देखने से फ़ायदा ये होता है ना कि आप सब्जेक्टिव तो अच्छे कर ही लेते हैं, साथ में आप सब्जेक्टिव भी अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव बताने के साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा नंबर प्रश्न है विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या है। विद्युत जनित्र और डायनेमो ये दोनों एक ही है, दोनों को हम सेम समझ सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत जनित्र या डायनेमो, तो सबसे पहले आप ब्लैक पेन से हेडलाइन दीजिएगा विद्युत जनित्र, उसके बाद से लिखिएगा कि विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आप लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन याद किए होंगे कि डायनेमो परिवर्तित करता है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में टिक लगाते हो कि यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब उसी को थोड़ा लंबा बनाने के लिए आपको क्या करना है कि विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। डायनेमो से दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट की प्राप्ति होती है। बस यही लिख देना है, पूरा 2 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और दूसरा काम आएगा कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपके 2 नंबर में और 1 नंबर में काम आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद करो। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न तो हर हालत में आना ही पड़ेगा क्योंकि कोई ऐसा स्थान नहीं हो जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो आपको देखिए क्वेश्चन है आपका दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए केवल आपको दृष्टि दोष का डिफिनीशन यानी कि उसका परिभाषा लिख देना है और ये कितने प्रकार के होते हैं सभी प्रकार का नाम लिख देना है। आगे मत चर्चा करिएगा क्योंकि 2 ही नंबर का पूछा है, 5 नंबर का पूछता है तो सारे हम लोग प्रकार के चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दृष्टि दोष आपको पता ही है, हाईलाइट करेंगे ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से हम लोग लिखेंगे जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनती है, यानी कि जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं और दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, दृढ़ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। ठीक है, ये आपके दृष्टि दोष के 4 प्रकार है। अब हम लोग 4 प्रकारों को वर्णन नहीं करेंगे, अगर 5 नंबर में पूछता तब हम लोग वर्णन करते हैं, लेकिन ये 2 नंबर में ही पूछता है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन इन चारों के बारे में आपको एक ऑब्जेक्टिव बताता हूँ क्योंकि हर साल इसमें से ऑब्जेक्टिव आता ही रहता है, चारों के
बारे में एक एक ऑब्जेक्टिव भी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला आया आपका कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग झूठ मत बोलिएगा, एकदम सच्ची बताइए तो ये आपके क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता आता है ना। तो देखिए मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको एक बताऊंगा तो एक छोड़ दूंगा, नहीं, आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं और आपके साथ मैं कभी धोखा कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। चलिए अगला इसमें का है, अब देखिए अगला है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसको आप याद रखो, ठीक है। और अगला है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो अवतल उत्तल तो हमेशा पूछते ही रहता है एग्जाम में, कौन, ठीक है, कि कभी एग्जाम में ऐसा उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक और है अबिंदुकता। अब देखिए अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग को एकदम हर हालत में इसको याद करना होगा, ठीक है। अगर किसी भी विद्यार्थियों को इसका पीडीएफ लेना है और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, एक नहीं बल्कि 2-4 लिंक मिलेगा। किसी भी लिंक पर एक बार टच करिएगा तो आपका सामने ये पूरा क्वेश्चन शो आ जाएगा और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। सब इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करके अपने से याद करना है तो वहाँ से जाकर कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि सर मतलब कि एक बार बोल दे रहे हैं तो हमको अच्छे से याद हो जा रहा है तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या लिखेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मैंने क्या लिख दिया? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मैंने लिख दिया। और उसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही आपका इसका उत्तर हुआ। और एक और बात याद रखना जो आपके ऑब्जेक्टिव में काम आते हैं, इसको अच्छे से देखो। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। याद है ना आप लोगों को कि अभी उससे भूल गए हैं? देखिए एग्जाम नज़दीक आता है ना उतना ही बच्चा क्वेश्चन भूलते जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन लेकिन बड़ा धमाल करता है एग्जाम में। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? तो अभी जो आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उस जो मतलब कि अंत में जो रंगीन पट्टी प्राप्ति होती है ना, रंगीन पट्टी की प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान, मैंने बोला ना कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में ही ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए वर्णपट या स्पेक्ट्रम पहले हाईलाइट कर देंगे ब्लैक पेन से, लिखेंगे उत्तर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान पर्दा पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी का निर्माण होता है। इसी रंगीन पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि ये आपका एक प्रिज्म हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो भी लाइट यहाँ से जाती है और यहाँ से ये लाइट इधर चल जाती है और यहाँ पर एक रंगीन पट्टी बनाती है जिसमें 7 रंग का होता है, ठीक है, जिसमें 7 रंग होता है। और इसी रंगीन पट्टी को हम लोग वर्णपट यानी कि स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब आ गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में 5 नंबर का भी और 2 नंबर का भी क्वेश्चन आते रहता है। 5 नंबर का भी 2 नंबर का भी। ओम का नियम क्या है? तो अभी फिलहाल में मैं 2 नंबर का ये क्वेश्चन बता रहा हूँ और 5 नंबर के लिए मैं ऑलरेडी आपको इस चैनल पर 2-3 बार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला प्ले लिस्ट में जाइएगा ना तो आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, आपको 5 नंबर वाला वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर का है, ठीक है। तो 2 नंबर वाला देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग ओम का नियम सबसे पहले लिखिएगा और हेडलाइट कर दीजिएगा। हेडलाइट नहीं बल्कि अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से लिखिएगा ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यदि चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V हो तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम का अनुसार आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग जानते हैं ना ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर I इंटू आर, जहाँ R एक नियतांक होता है, V समानुपाती I होता है। लेकिन जब समानुपाती को हटाते हैं तो V बराबर आपका
आर इंटू आई मिल जाता है, तो आर आपका हो जाता है एक नियतांक, एक कांस्टेंट टर्म हो जाता है। और आर क्या होता है, प्रतिरोध यहाँ पर होता है, और प्रतिरोध का सही मात्रक आपको ओम होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से बाबू एक एक मतलब की चीज़ को समझना आपको चाहिए। ठीक है, तो यही आपको 2 नंबर में लिखना है बस। अब देखिए अगला आया प्रश्न आपका 7 नंबर। देखिए 7 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है ना कि विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, 7 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो हम लोग टिक लगाएंगे। विद्युत शक्ति लिखकर हम लोग इसको हाईलाइट कर देंगे, फिर इसको लिखेंगे एक सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, इसका SI मात्रक वाट होता है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है, सबसे पहले आपको तो इसका परिभाषा तो याद होना चाहिए 2 नंबर में, और दूसरी बात ऑब्जेक्टिव के लिए इसका SI मात्रक वाट होता है, वाट यहाँ पर WATT वाट होता है। ठीक है, और हिंदी में भी देख लो वाट इसका मात्रक होता है। ठीक है, और इसे हम लोग कैपिटल P के द्वारा सूचित भी करते हैं। और P बराबर देखिए क्या क्या होता है, P बराबर एक W/T होता है, W पर यानी कि W अपन क्या होता है, W क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है वेरी गुड, W/T हो जाएगा। और एक हो जाएगा P बराबर एक और होता है I² R भी होता है, और P बराबर आपका क्या होता है, P बराबर V इंटू आई भी होता है, और आपका V² R भी होता है। ये सब आपका P का फार्मूला है। तो ये देखिए 4 फार्मूला है, W/T बराबर I² R बराबर VI बराबर V² R, ये सब आपका विद्युत शक्ति का ही फार्मूला है। अब उसमें ऑब्जेक्टिव में देखो क्या क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है, एक तो पूछता है कि 1 HP बराबर होता है। HP का मतलब क्या हुआ, हर्स पावर, HORSE हर्स पावर। ठीक है, HP का फुल फॉर्म क्या हुआ, हर्स पावर। तो एक हर्स पावर बराबर 646 वाट होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। और HP का फुल फॉर्म क्या होता है, हर्स पावर, मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिया ताकि आप लोग याद कर सके। ठीक है, और एक तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है कि एक वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पर जूल का सही मात्रा क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही आपका है P बराबर जूल पर सेकेंड, T को हम लोग टाइम यानी कि सेकेंड में लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 वाट बराबर 1 जूल पर 1 सेकेंड, यानी कि 1 जूल पर सेकेंड, आंसर आप लोग यही बता सकते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है बात। चलो अगर आप लोग इस कॉपी पर इसको लिख लेते हो ना, पूरा क्वेश्चन को, एक एक वीडियो को, एक एक धीरे धीरे वीडियो को देख देकर, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ ना, साइंस में एक भी क्वेश्चन ना छोड़िएगा। ऑलरेडी मैं टेलीग्राम में आपको लाइव प्रूफ जाकर दिखा दूंगा, क्योंकि मैं जब एग्जाम नज़दीक आता था ना, तो जो क्वेश्चन मैं साइंस में या फिर अन्य विषय में बताता था ना, पूरा हो वो क्वेश्चन वो लड़ जाता था। ठीक है, और आपको दिखा भी दूंगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर, और वो क्वेश्चन जो मैं दिया था इसके पिछले साल। ठीक है, पूरा हूबहू। अरे यार 6 क्वेश्चन में से आपको 3 बनाना था, तो 6 में से 5 क्वेश्चन पूछ दिया था। अब बताओ ना, कोई बताता है 6 का क्वेश्चन कि 6 में से जरूर इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएगा, मैं तो 6 नंबर में 5 का टारगेट लेकर बताया था कि 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछ दिया था। ऐसा कोई टारगेट देता है? ऐसा टीचर भी टारगेट नहीं देता है। ऑलरेडी केवल हमारे पास ही ये कॉन्फिडेंस है। मैं बहुत ही अच्छे से मतलब कि क्वेश्चन में बाकी और अन्य सब्जेक्ट को अच्छे से मैं परिका हूँ, और अच्छे से मैं जानता हूँ कि कौन क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, और कब कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है, विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है, अश्व शक्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में हर्स पावर यानी कि HP का नाम से जानते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बता देना अश्व शक्ति होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थी लोग, अगला क्वेश्चन आपका आता है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न आता है कि विद्युत ऊर्जा क्या है, यानी कि विद्युत ऊर्जा हम लोग लिख कर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युतीय कार्य की मात्रा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युतीय कार्य की मात्रा को विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल W द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक जूल होता है। तो सबसे पहले आपको विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है पहले। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। अब 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 कूलम पर वोल्ट, यानी कि 1 जूल बराबर क्या होता है, कूलम पर वोल्ट। अब यहाँ पर 1 जूल को हम लोग W से सूचित करते हैं, तो W बराबर वोल्ट आपका V हो जाएगा, और कूलम यानी कि Q हो जाएगा। तो W बराबर V इंटू Q, आसान हो गया। ठीक है, इतना याद रखना है। अब यहाँ पर आपको एक और बात देखना है, एक और यहाँ पर बात आपको याद रखना है
कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट पर घंटा। ये भी आपके एग्जाम में आता है, किलोवाट पर घंटा। और 1 किलोवाट पर घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट यहीं पर मैं आपको कल्याण कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को बाबू देख लो, कितना ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। आपको खुद पता होगा कि ये वीडियो कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को तो आप लोग डाउनलोड ही कर लेना, इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड ही कर लेना। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और डाउनलोड कर लेंगे ना तो आप आसानी से कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर आपका कि चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है और इसका ऐसा यूनिट याद रखना है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, ब्लैक पेन से उसको हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद से लिखेंगे चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का अनुभव होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को बी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि बी के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, बी के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रा टेस्ला होता है और चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा वेबर, चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रा टेस्ला होता है। और 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनो पर एम्पियर, 1 नैनो पर एम्पियर। 1 टेस्ला बराबर नैनो पर एम्पियर होता है बच्चे लोग, नैनो पर एम्पियर मीटर नहीं, एम्पियर मीटर है ना, साथ हाँ। 1 टेस्ला बराबर 1 नैनो पर एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछिए मत, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब आपको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का परिभाषा देना है और इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा तो सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो वैसा ऊर्जा स्रोत जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है और उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसको चाहो तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसे आप कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं और एक बार यूज़ करने के बाद आप उसे चाहें तो फिर से यूज कर सकते हैं। उसी को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं और वही मैंने ऑलरेडी लिखा भी हूँ। अब यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है, तो आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। इसको एक बार यूज़ करो तो चाहो तो आप फिर से बार बार यूज़ कर सकते। सौर ऊर्जा को एक बार यूज़ करने के बाद जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, क्या वो रोशनी हमको देता है, एक तरह से समझिए सौर ऊर्जा जो हुआ ना, जैसे कि सौर ऊर्जा यानी कि समझ लीजिए, तो इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी का एक उल्टा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब देखिए अब आपको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में क्या जानकारी रखना है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, देखिए इसको मैं पहले अपनी भाषा में बता देता हूँ। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसे आप समाप्त कर सकते हैं और समाप्त करने के बाद इसे बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वैसे ऊर्जा स्रोत जो समाप्त हो, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं लाया जाता, यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद उसे फिर से उपयोग में हम लोग नहीं ला सकते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। आप ही बताइए, कोयला को अगर एक बार आप जलावन में काम कर लेंगे तो क्या उसको फिर से जलावन में काम आ सकता है? नहीं आ सकता। पेट्रोल को एक बार आप गाड़ी में डाल लेंगे और गाड़ी को चला लेंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या उस 2 बार फिर से यूज कर सकेंगे? रहेगा ही नहीं, तो यूज़ क्या करेंगे? और प्राकृतिक गैस, जैसे आप गैस सिलेंडर खाना बनाते हैं, घर में आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो वो सिलेंडर जब खत्म होता है तो फिर से उसी को कैसे यूज करते हैं? नहीं यूज़ करते ना, नया सिलेंडर भरवाना पड़ता है, अलग से घर भरवाना पड़ता है ना, तो वही आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हुआ। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव आपको लोग को फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको याद रखना है। पवन चक्की है ना, वो पवन चक्की क्या करता है, पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव काम आएगा। इसमें आप लोग बहुत मतलब कि आप लोग उलझन में पड़ जाओगे, उलझन में आपको नहीं पड़ना है। आपको याद रखना पवन चक्की जो होता है ना, वो पवन ऊर्जा को या तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा या तो विद्युत ऊर्जा में वो बदल देगा। ठीक है, और पवनों का देश हम लोग डेनमार्क को कहते हैं। ये याद रखना, आपके एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। पवनों का देश हम लोग डेनमार्क को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा का ही स्रोत है। जीवाश्म ईंधन किसका स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अब देखिए
सौर्य सेल क्या करता है? सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर्य सेल सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत संयंत्र क्या करता है? विद्युत संयंत्र जल की गति की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर एक और बात इसको समझिए कि विद्युत संयंत्र जो है ना, वो जल की गति की जो ऊर्जा होती है ना, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब देखिए अगला समझिए। अगला आपका है कि बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल में भी और डिफिनीशन में भी मैंने देख लिया। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एकदम 100% श्योर यही आएगा। इसे नज़रअंदाज मत करना, याद कर लेना, देख लेना, एग्जाम के बाद आपको बहुत ज़्यादा पछताना ना पड़ जाए मेरे दोस्त, मैं आपके लिए कहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं उसमें शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इमो पर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक पर लगा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बोलिए इस चैनल को आकर पढ़ने के लिए। सभी बच्चा आपका फेल हो जाएगा। और जो भी लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही होंगी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सहेलियों को थोड़ा इस वीडियो को शेयर करिए। शेयर करने से क्या होता है ना, खुद का भी नॉलेज बढ़ता है और सामने वाला का भी नॉलेज बढ़ता है। जो व्यक्ति किसी इंसान को पढ़ाता भी है और पढ़ता भी है या फिर मतलब कि उसको पढ़ाकर पढ़ाई करता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। याद रखो ना, अगर आप किसी लड़के को मतलब कि मदद करते हो पढ़ाई के क्षेत्र में तो आप हर एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। एक व्यक्ति का कथन है, एक महान व्यक्ति का कथन है कि जो इंसान दूसरों को पढ़ा कर पढ़ाई करता है तो वो हर एग्ज़ाम को निकाल सकता है, उसके लिए हर एग्ज़ाम मतलब कि आसान हो जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अभी से प्रयास करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आप 10th क्लास में आ चुके हैं और 10th का फाइनल एग्ज़ाम देने वाला हो। आगे क्या करना है पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं कभी भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा और कभी भी मैं आपके साथ पैसा की लालच नहीं करता हूँ। क्योंकि एक लड़की मेरे पास फ़ोन की थी, बोल रही थी कि सर ये नंबर आप कहीं देखे हैं? तो मैंने बोला कि नहीं देखे हैं, लेकिन फिर मैंने उस नंबर का खोज खाज किया तो मेरे मोबाइल में एक ग्रुप है जो पता नहीं कौन सा लड़का है जो मेरा नंबर ग्रुप में जोड़ दिया है। अब उस ग्रुप में हमेशा यही मैसेज आता रहता है कि किसी भी लड़के को एग्ज़ाम से 3 घंटा पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप 500 रुपया पेड करवाइए। किसी से मांगता है 1000 रुपया। तो 1-2 लड़कियाँ हैं जो पता नहीं किसके लोचे में पढ़कर 1000 रुपया उसके पेमेंट कर दी हैं और किसी ने 500 रुपया पेमेंट कर दी और मेरे से बोल रही है कि सर क्या आपने लिए हैं? तो देखिए मैं ऐसा कोई नहीं, मेरा एक ही पर्सनल नंबर है जिसमें लास्ट में 07। जब वो उसका मैं ग्रुप निकाल कर देखा तो उस ग्रुप में इतना सारा मैसेज आया था, सारे मैसेज में मैंने देखा अलग अलग नंबर था, यानी कि वो सब आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आपका 500 रुपया लेकर वो इतना फ्रॉड कर रहे हैं कि समझिए मत। एक बात याद रखिए, उसका बाप का राज नहीं चलता है। एग्ज़ाम जो पेपर सेट करता है उसका बाप नहीं सेट करता है कि वो आपको ला कर दे देगा एग्ज़ाम से 3 घंटा पहले। मैंने भी देखा यार उसमें लिखा था, जब वो लड़की बोली और रो भी रही थी लड़की तो मेरे को लगा नहीं तो मैं कुछ ना कुछ उस लड़की को मदद कर दूंगा। तो आप लोग क्या चाहते हो, मैं कैसे मदद करूं उस लड़की को? 1000 रुपये उसका बर्बाद हुआ है, आप ही लोग बताइए मैं कैसे मदद करूं? उसी के अनुसार आपको मदद करूंगा और उस लड़की को भी मदद करूंगा और आप लोग को भी मदद करना। इन सभी के चक्कर में आप लोग मत करना, नहीं तो आपका रिजल्ट भी ख़राब होगा और साथ में आपका जो जब आप परीक्षा में जाइएगा तो आपका पेपर भी रद्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब फ्रॉड वाली काम है। फ्रॉड वाली काम ज़िंदगी में करना ही मत मेरे दोस्त। मैं आपको बता देता हूँ ना, कभी भी काम करना सच्चाई के वाला काम करना, ईमानदारी वाला काम करना। अगर ईमानदारी वाला काम करोगे ना, एक दिन सफलता आपका हाथ लगेगी। और जो बेईमानी से काम करते हैं ना, जितना भी बेईमानी से काम करके लूटे होंगे ना, एक दिन पूरा उनका पैसा एकदम डूब जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। देख लेना मेरे दोस्त, ये आज से नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले की से ये चलता आ रहा है कि जो दूसरों को लूटता है बेवजह वो खुद लुटा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद मैं आपको सोच रहा हूँ ना, बहुत लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर मैथ का सब्जेक्टिव दीजिए। ठीक है, तो मैं मैथ का सब्जेक्टिव दूंगा इसके बाद वाला। ठीक है, तो अगर जिसको भी PDF चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, उसमें लिंक ऑलरेडी मैं दिया हूँ और उस लिंक पर क्लिक करिए और आप जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका डाउनलोड करिए। ठीक है, इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका डाउनलोड करने के लिए मैं आपसे पैसा थोड़ी ना ले रहा हूँ। आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपके हर छात्र के व्हाट्सएप पर एक एक करके नहीं भेज सकता क्योंकि बहुत लड़के हैं और मैं परेशान हो जाऊँगा, इसलिए मैं लिंक दे दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके जाइए, आप ही लोग डाउनलोड करिए। ठीक है।